वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये वीडियो स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स का पार्ट 4 है। उम्मीद है आपने इसके पहले पार्ट को देखा होगा, और अगर हाँ तो ये मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मजिशियन से, जो हर बार की तरह इस बार भी मैजिकल एनिमल को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। अब ना इस बार उसको खबर मिली है कि प्राचीन टेम्पल के अंदर एक मैजिकल एनिमल छुपा हुआ है। तो मजिशियन भी अपना ताम झाम उठाकर उस टेम्पल में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद वो चारों तरफ उस एनिमल को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसको दिखाई नहीं देता। पर तभी वो एनिमल खुद उछल कूद मचाता हुआ वहां आ धमक जाता है। वो मजिशियन को देखकर कहता है कि अरे वाह इंसान, बड़े दिन के बाद किसी इंसान को देखा है। मैं यहाँ पे कितना अकेला पड़ गया था। ये एनिमल बंदर जैसा नजर आता है दोस्तों। तो वो बंदर काफी स्टाइल और फुल एटीट्यूड में अपना नाम फिज बताता है। मजिशियन मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम्हें इंसान पसंद है तो जहाँ मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ वो जगह तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। वहाँ तुम्हें तुम्हारा एक ओनर मिलेगा जो सिर्फ ओनर नहीं बल्कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा। तुम दोनों साथ में खूब मस्ती करोगे। फिज एक्साइटमेंट में कहता है कि क्या बात कर रहे हो, फिर देरी किस बात की, चलो अभी चलते हैं मेरे ओनर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद फिज मजिशियन के साथ मैजिक स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अब अगले सीन में दोस्तों हम ईडा को देखते हैं। आज वो बड़ी खुश है क्योंकि कुछ दिनों के लिए उसकी दोस्त मारिया उसके स्कूल आने वाली है। कुछ प्रॉब्लम के चलते मारिया को टेम्पररी स्कूल शिफ्ट करना पड़ा और अब वो ईडा के साथ उसके मैजिकल स्कूल में 3 महीने गुजारेगी। इसीलिए ईडा बड़ी खुश होती है। तो मारिया का वेलकम करती है बढ़िया से, और दोनों खूब आपस में बातें करते हैं क्योंकि बचपन में ईडा मारिया और थॉमस नाम के लड़के के साथ खेला करती थी। ये तीनों मतलब क्या कहते हैं, पक्के वाले दोस्त थे। अब ईडा मारिया से कहती है वैसे थॉमस कहाँ पे है, वो ठीक तो है ना, क्योंकि कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो थॉमस का नाम सुनते ही मारिया थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हाँ थॉमस ठीक है, वो मेरे पुराने वाले स्कूल में पढ़ता है। तो ईडा कहती है तो अच्छी बात है कि तुम दोनों अभी भी एक साथ हो, लेकिन यहाँ मारिया को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसके और थॉमस के बीच कुछ तो चल रहा है। लेकिन वो क्या है थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अब मारिया दोस्तों जब कमरे में अकेली होती है तभी उसके पीछे वही नोटिस लिखा जाता है कि मारिया को उसका मैजिकल पैट मिलने वाला है। लेकिन मारिया को इन पैट्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो नोटिस पे ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हम स्कूल में ईडा के दोस्त मैक्स को देखते हैं। ये मैक्स दोस्तों ईडा का क्लासमेट है और पूरी क्लास का टॉपर भी। वो हर वक्त मतलब पढ़ाई में लगा रहता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लियोनिन भी उसी की तरह सीरियस और इंटेलिजेंट है। दोनों को ये फालतूगिरी से कोई मतलब नहीं, ना मस्ती ना शरारत, सिर्फ बुक्स और मार्क्स। दोनों आपस में पढ़ाई की बातें करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। तभी अचानक मैक्स को एक नोटिस मिलता है। नोटिस पढ़ते उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसमें लिखा होता है कि उसे भी जल्द ही उसका मैजिकल पैट मिलने वाला है। और ये पढ़कर मैक्स की खुशी का ठिकाना नहीं। वो एक्साइटेड होकर लियोनिन से कहता है कि फाइनली मुझे भी मेरा पैट मिलने वाला है। इसके बाद तो सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं, जहां मजिशियन अपने पैट्स का पिटारा यानी कि अपना जादुई जैकेट झटकने को तैयार होता है। मैक्स बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको उसका पैट मिलने वाला है। तो जैसे ही मजिशियन जैकेट हटाता है ना, अंदर से एक क्यूट और बड़ी प्यारी सी उल्लू बाहर निकल कर आती है, जो कि अब से मैक्स की पैट होगी। उसको देखकर सारे क्लास वाले आउल को प्यार करने लग जाते हैं। सारे पैट्स आउल का वेलकम करते हैं कि अब से हमारे बीच एक और नया सदस्य आ चुका है। अब मजिशियन फिर से अपनी जैकेट झाड़ता है तो उसके अंदर से फिज बाहर निकल कर आता है। लेकिन फिज क्लास में मौजूद किसी को भी अपना ओनर बनाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि जो मुझे पसंद हो वैसा तो मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। और तभी क्लास में मारिया आती है, जिसको देखकर फिज उसके पास चला जाता है कि मुझे मेरा ओनर मिल गया। मारिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये क्या, ये बंदर इंसानों की तरह बोलता है। तब बाकी एनिमल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो मारिया को सारी बातें बताते हैं कि ये मैजिकल स्कूल है और यहाँ हर स्टूडेंट्स को उनके मैजिकल पैट दिए जाते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तुम यहाँ पे आई हो इसीलिए तुम्हें भी तुम्हारा मैजिकल पैट दिया गया है। मारिया पैट मिलते ही बड़ी खुश होती है क्योंकि वो एकदम अकेली रहती थी, लेकिन अब उसको भी उसका साथी मिल गया है। फिज और मारिया की तो एकदम पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। सारा का सारा दिन वो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए एंजॉय करते हैं। फिज था तो बंदर, वो तो उछल कूद आसानी से कर सकता है, लेकिन मारिया भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पार्कोर बहुत ही बढ़िया कर लेती है। पार्कोर मतलब कि वो जो बिल्डिंग से कूदते हैं ना यहाँ से वहाँ, वो तो मारिया भी पार्कोर करके फिज के साथ रेसिंग लगा जाती है। जिसको ये करते हुए मैक्स देख लेता है। वो हैरान होता है कि यार मारिया का टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं इसको पहले। अब मारिया जैसे ही आगे बढ़ रही होती है उसको थॉमस नजर आ जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। अब उसको देखकर मारिया का मूड खराब हो जाता है। थॉमस उससे कहता है कि पता है ना स्कूल कंपटीशन आ रहा है, हमारा स्कूल तो छोड़कर चली गई, लेकिन ये मत सोचना कि जहाँ गई हो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही मत करना। इससे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा बेइज्जती तुम्हारी होगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी थोड़ी ना कोई इज्जत है। वो लोग भी तुम्हें लूजर ही कहेंगे अगर तुमने उनकी तरफ से कंपटीशन खेला तो, क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और तभी थॉमस को नजर आता है कि मारिया के पास एक बंदर का डॉल है। अब सारे एनिमल्स यही करते थे, मतलब बाकी इंसानों को देखते डॉल में बदल जाते थे। तो थॉमस डॉल को देखकर मारिया का बहुत मजाक उड़ाने लग जाता है कि बताओ
आज भी ये हरकत है तुम्हारी। वो डॉल पर स्प्रे मारकर उसे वापस कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुराने स्कूल में थॉमस ने मारिया का नाम खराब करके रखा हुआ है। वो उसको बुली करता है और उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स मारिया को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि मारिया को इमरजेंसी में अपना स्कूल शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो थॉमस के नाम से उदास हो जाती है। लेकिन यहाँ भी थॉमस उसको धमका कर चला गया, बताओ, जिससे मारिया बेचारी एकदम से टूट जाती कि करूं क्या। तो फिज उसको दिलासा देता है, लेकिन फिर भी मारिया ये सब भुला नहीं पा रही है। अब अगले सीन में मारिया इडा की माँ के सैलून में होती है, जहाँ दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातें जैसे ही इडा सुनती है ना, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैरी ये कह रही है कि स्कूल बंद होने वाला है। 4 दिन का टाइम दिया है ओनर ने, इसके अंदर ही स्कूल खाली करना होगा। तो इडा को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत भागी भागी प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या सच में स्कूल बंद हो रहा है? आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, ये बात सच है। इस पूरे स्कूल में 100 बच्चों ने भी एडमिशन नहीं लिया, इसीलिए स्कूल के ओनर एडम ने इसको बेचने की बात कर ली है। मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मान नहीं रहे। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह से इन 4 दिनों में 100 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो स्कूल को रखने के बारे में सोचेंगे, वरना इसको बेच दिया जाएगा। और तभी स्कूल में एक क्लाइंट कपल आते हैं। ये लोग असल में स्कूल को ही देखने आए थे दोस्तों, क्योंकि वो इसको खरीदना चाहते हैं। उनके साथ एडम भी होता है। क्लाइंट को जगह पसंद आ जाती है। वो लोग यहाँ एक होटल बनाना चाह रहे हैं। तो इडा उनसे कहती है, आप लोग स्कूल नहीं बेच सकते, ये गलत बात है। लेकिन एडम कहता है कि देखो, ये बच्चों की बात नहीं है, इसलिए तुम साइड हो जाओ। और फिर वो दोबारा से क्लाइंट को स्कूल दिखाने में लग जाता है। अब रात को मैक्स लियोनिन को एक खास जगह पे लेके जाता है, जहां उसने लियोनिन के बर्थडे का बंदोबस्त किया हुआ होता है दोस्तों। ये एक सरप्राइज था लियोनिन के लिए। ये देखते वो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ क्लास के सारे बच्चे मौजूद होते हैं, जो सभी पार्टी एंजॉय करने के लिए आए थे। सभी खूब मस्ती करते हैं। लियोनिन तो मैक्स को डांस करने भी बुलाती है, लेकिन मैक्स थोड़ा इंट्रोवर्ट और शर्मिंदा बंदा है, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि डांस करते हुए काफी ऑकवर्ड लगूंगा। इसीलिए लियोनिन अकेले ही डांस करने में लग जाती है, जिसे सारा टाइम बस मैक्स देखता रह जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन आज तक दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात एक दूसरे को बता सके। तभी भागते भागते इडा वहाँ पे आ जाती है और म्यूजिक रोककर सभी से कहती है, सॉरी पार्टी खराब करने के लिए, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और वो बात यह है कि हमारा स्कूल सिर्फ 4 दिन में बंद होने वाला है। अगर 4 दिन के अंदर 100 नए एडमिशन नहीं हुए तो स्कूल की डील फाइनल हो जाएगी और खत्म हो जाएगा सब। ये सुनते ही हॉल में बिल्कुल सन्नाटा आ जाता है। एक स्टूडेंट घबरा कर कहता है कि 4 दिन में 100 एडमिशन, ये कैसे पॉसिबल है? तो इडा सबको समझाते हुए कहती है कि 3 दिन के बाद स्कूल कंपटीशन शुरू होने वाला है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स आएंगे। अगर हमने वहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया तो उनका भी मन करेगा कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डाल दे। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है विंटर स्टोन को बचाने का। कंपटीशन में कई कैटेगरीज होती हैं, डांस, म्यूजिक, साइंस और क्लाइंबिंग भी उनमें से एक है। तो मैक्स तुरंत कहता है कि मैंने मारिया को क्लाइंबिंग करते हुए देखा है, वो बहुत ही अच्छी है, वो ये पार्ट संभाल लेगी। सबकी नजर मारिया पे टिक जाती है, लेकिन मारिया कहती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपने ही पुराने स्कूल के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक बहाना था, असल वजह तो कुछ और होती है। मारिया जानती है कि अगर सामने थॉमस हुआ तो थॉमस फिर से उसकी बेइज्जती करेगा, हर बार की तरह उसको नीचा दिखाएगा, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा, और इससे वो थॉमस का बच्चा इडा के स्कूल यानी विंटर स्टोन को हरा देगा। और ये थॉमस हमेशा मारिया को डीमोटिवेट करता रहा है। कुछ भी करने से पहले उसके दिमाग में थॉमस की आवाज गूंजती है कि तुम नहीं कर पाओगी मारिया, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार बात अलग होती है, क्योंकि बाकी दोस्त उसे हिम्मत देते हैं कि मारिया तुम अपने लिए करके दिखा दो, किसी और के लिए नहीं। काफी जिद और एनकरेजमेंट के बाद मारिया फाइनली यहाँ कर देती है, और पहली बार वो सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि अपने डर का सामना करने वाली थी। अब अगले सीन में सारे बच्चे कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ सारे बच्चों को अपना अपना परफॉर्म करना होता है। जज कहता है टोटल 3 तरह के चैलेंज होंगे जो 3 दिन चलेंगे, इसीलिए अगर कंपटीशन जीतना है तो हर चैलेंज में अपना बेस्ट देना होगा। हमेशा की तरह यहाँ भी कंपटीशन शुरू होने से पहले थॉमस मारिया को धमकाने आ जाता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अबे हार जाओगी, मत करो कुछ। लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। तो अब सबसे पहला चैलेंज था रस्सियों के जरिए ऊपर जाना। वहां रखे कुछ स्क्रैम्बल वर्ड्स होंगे, उनको समझकर पजल सॉल्व करना होगा। जो स्कूल पहले करेगा उसका ज्यादा नाम होगा। तो जैसे चैलेंज शुरू होता है, मारिया तो पार्कोर स्किल्स दिखाते हुए आसानी से पजल के पास सबसे पहले पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसको फिर से थॉमस की बात याद आ जाती है, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आसानी से पजल को सॉल्व नहीं कर पाती। तभी थॉमस पजल को पूरा करते हुए चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। तो मैक्स जल्दी जल्दी ऊपर जाता है ताकि देख सके कि मारिया को क्या हो गया। लेकिन वहां पे आते उसको मारिया जमीन पर उदास बैठी हुई दिखाई देती है। मैक्स पहले तो पजल सॉल्व करके चैलेंज को कंप्लीट करता है, लेकिन हेलेन बड़ा ज्यादा गुस्से में होती है। वो सीधे इडा से कहती है कि मारिया ने जानबूझ के हमें हराने की कोशिश की है, वो अभी भी अपने पुराने स्कूल के साथ है, इसीलिए बस दिखावे के लिए हमारा साथ दे रही है। लेकिन इडा कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मारिया को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा काम नहीं करेगी कभी भी। लेकिन हेलेन कहती है कि बस देखते जाओ, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरी तरफ थॉमस चुपके से जज के पास जाता है उससे कुछ बात करने, और बातों के दौरान उसको वहाँ पे फाइनल चैलेंज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर वाला पेपर नजर आ जाता है। इसलिए
थॉमस बड़ी सावधानी के साथ उसकी फोटो ले लेता है। इससे अब थॉमस को सिर्फ सेकंड चैलेंज पास करना होगा। थर्ड का आंसर तो पहले है उसके पास, मिल गया है उसको, और तीनों चैलेंज कंप्लीट करने पर ही उसका स्कूल जीत जाएगा। यानी उसके पास अभी बढ़िया मौका है, भले ही वो चीटिंग कर रहा है। और अब सेकंड चैलेंज होता है वो डांस वाला। जो स्कूल के बच्चे सबसे बेस्ट डांस करेगा वो स्कूल जीत जाएगा। थॉमस चुपके से विंटरस्टोन स्कूल के बच्चों को देखने जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि इडा और बाकी बच्चे डांस में तो एकदम बेस्ट है, जिनका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए दोस्तों वो अपना घटिया दिमाग चलाता है। वो मारिया के पास आकर उसका वो फिज का डॉल छीन लेता है और उससे कहता है कि देखो कैसे भी बंदोबस्त करके विंटरस्टोन स्कूल के सॉन्ग को बदल दो, ताकि जैसे ही उनका सॉन्ग प्ले हो वो एकदम न्यू सॉन्ग हो जिस पर वो डांस ना कर पाए। अगर तुमने ये नहीं किया तो भूल जाना अपनी इस डॉल को। ये देखकर मारिया एकदम से परेशान हो जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन थॉमस नहीं मानता। वो कैसे भी करके ये कंपटीशन जीतना चाहता है और इसके लिए चाहे कोई भी तरीका उसको अपनाना क्यों ना पड़ जाए। मारिया बेचारी मजबूर थी फिज को लेकर कि करे क्या। लेकिन तभी फिज बड़ी सावधानी से थॉमस के बैग से बाहर निकल आता है, क्योंकि थॉमस को नहीं पता ना कि ये डॉल खुद यहाँ वहाँ जा सकती है। उसे थोड़ी पता ये जादुई एनिमल है। फिज भागता हुआ मारिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है उस थॉमस ने मुझे अपने गंदे और सड़े हुए बैग में बंद करके रखा हुआ था, कितनी स्मेल आ रही थी उसमें से, छी। फिज को वापस पाकर मारिया बड़ी खुश होती है। अब उसे सॉन्ग बदलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों को जिताने और थॉमस को सबक सिखाने के लिए उसके सॉन्ग्स को बदलने की ठान लेती है कि जो घटिया हरकत वो हमारे साथ करने वाला था उसे वही हरकत अब भारी पड़ने वाली है। सॉन्ग बदलने के लिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ प्रिंसिपल का सॉन्ग का पूरा कलेक्शन रखा होता है। उसमें से एक सीडी लेकर मारिया थॉमस के बैग में डाल देती है और जैसे थॉमस वाली सीडी निकल रही होती है वो गिरकर टूट जाती है। तो मारिया जल्दी टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ तो ले लेती है, लेकिन एक टुकड़ा वहीं पे रह जाता है। अब सुबह जैसे थॉमस प्रैक्टिस के लिए आता है उसको वहां पर वही टूटी हुई सीडी नजर आती है, जिसको देखकर वो कहता है कि हमारी सीडी चेक करो जरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। उस टूटे हुए टुकड़े के रह जाने की वजह से बेचारी मारिया का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि थॉमस समझ चुका था कि पक्का ये काम मारिया के अलावा किसी और ने नहीं किया होगा। इधर मैक्स बेचारा अभी भी तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे वो लियोनिन से अपने दिल की बातें करे। उसकी अवल उसे मोटिवेट कर रही होती है ताकि इनकी छोटी सी लेकिन प्यार वाली शुरुआत हो सके। अवल के कहने पे मैक्स एक गाना रिकॉर्ड करता है जो करने की आज तक कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अवल के कहने पर वो ये कर दिखाता है। दोस्तों गाना तो उसने गा लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो ये गाना लियोनिन तक कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो ये जिम्मेदारी वो उल्लू उठाती है। वो उस गाने की पेन ड्राइव को सीधे लियोनिन के टेबल पे रख देती है। जैसे लियोनिन वो गाना सुनती है ना, एकदम से खुश हो जाती है गाने में, क्योंकि सारी फीलिंग्स होती है जो मैक्स उससे कहना चाह रहा था, जिसको सुनते ही लियोनिन को बहुत अच्छा लगता है और यहीं से इनकी लव स्टोरी की हल्की सी लेकिन बढ़िया शुरुआत हो जाती है। और अब आखिरकार वो डांस वाला चैलेंज का टाइम आ जाता है। सभी अपना बेस्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले मारिया के पुराने स्कूल के बच्चे आते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर फाइनल में चले जाते हैं। बची थी अब दो स्कूल, जिसमें एक है विंटरस्टोन और एक दूसरी। दोनों में से कोई एक ही फाइनल में जा पाएगा। तो विंटरस्टोन के बच्चे जैसे अपना गाना शुरू करते हैं, पता चलता है कि ये तो उनका गाना है ही नहीं, उनकी सीडी किसी ने बदल दी। ये काम था थॉमस का। और इस अजीब गरीब गाने को सुनकर सभी परेशान कि अब क्या करें। लेकिन तब जो सामने आता है और बीट बॉक्सिंग करके सभी को एकदम इम्प्रेस कर जाता है। इस तरह ये लोग यानी कि विंटरस्टोन दूसरे स्कूल से आगे निकल जाता है। अब उनका फाइनल में जाना पक्का लग रहा था, लेकिन जब हर बार सॉन्ग प्ले करने पर दूसरे गाने बज रहे थे तो हेलेन से बर्दाश्त नहीं होता। वो सबके सामने कह देती है कि थॉमस ने हमारा सॉन्ग बदल दिया, वो चीटिंग कर रहा है। लेकिन थॉमस कहता है कि पहले मारिया ने हमारा सॉन्ग बदलने की कोशिश की थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। दोनों स्कूल में घमासान बहस छिड़ जाती है और तब जज चीटिंग को देखते हुए मारिया के पुराने स्कूल गुटेनबर्ग और विंटरस्टोन दोनों स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर देता है कि चीटिंग की कंपटीशन में कोई जगह नहीं है। जो स्कूल फाइनल खेलने वाली थी अब दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, जो देखकर थॉमस का दिमाग खराब हो जाता है कि गेम तो उल्टा पड़ गया। सारे के सारे विंटरस्टोन के स्टूडेंट्स मारिया को ही बहुत बुरा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, क्या जरूरत थी उनकी सीडी बदलने की। मारिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो एक तरफ से अच्छा काम कर रही थी, उसको सबक सिखा रही थी थॉमस को, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारे बच्चे उससे नफरत करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि इडा भी उससे नाराज होती है। और मारिया समझ चुकी है कि थॉमस का कहना बिल्कुल सही था, मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी। आज मेरी वजह से पूरे स्कूल की बदनामी हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इडा उसके पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ जो भी तुमने किया वो जानबूझकर नहीं किया। तो मारिया फिर उसको सारी बातें बताती कि ऐसा हुआ, थॉमस ने फिश के बदले मुझे धमकाया कि ये करो वो करो। अब जाकर इडा ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो कहती है, तुम्हें तो सभी को जाकर इसके बारे में बताना होगा, देखना वो सभी तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन मारिया कहती, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई फायदा होगा। मैं 3 महीने रुकने आई थी, लेकिन अब 3 दिन में ही जाने का मन हो रहा है। मैं जा रही हूँ इडा, किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। लेकिन इडा कहती, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती, ऐसे जाओगे तो लोग सच्चाई कैसे जान पाएंगे। लेकिन यहाँ मारिया नहीं सुनती।
वहीं दूसरी ओर जैसे प्रिंसिपल को पता चलता है कि सीडी की वजह से विंटरस्टोन डिस्क्वालीफाई हो गई, तो वो एक बढ़िया दिमाग लगाता है और मैरी के साथ जज के पास आकर कहता है कि देखिए जज, जो हुआ उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो तो उस रात मैंने और मैरी ने ढेर सारी शराब पी ली थी, इसलिए गाने की सीडी कलेक्शन में रखने के बजाय बच्चों के बैग में डाल दी। गलती हमारी है, जो अनजाने में हमसे ये हो गया, इसीलिए बच्चों को डिस्क्वालीफाई मत करो। जो गलती उन्होंने नहीं की है उसकी सजा उन्हें मत दो। ठीक नहीं होगा ना? ये सुनकर जज कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं दोनों स्कूल को क्वालिफाई करता हूँ और आज ही दोनों का फाइनल चैलेंज होगा। ये सुनते दोनों स्कूल वाले खुश होते हैं। ईडा थॉमस की हरकत के बारे में बाकियों को भी बता देती है, जो सुनकर सभी को बहुत ही बुरा लगता है मारिया के लिए कि उन्होंने मारिया को गलत समझा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मारिया जा चुकी है दोस्तों, उसके बगैर फाइनल चैलेंज कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि फाइनल में स्कूल के टॉप पर जाकर वहां से फ्लैग को नीचे करना है। जो स्कूल पहले करेगा वो जीतेगा और क्लाइम करने में मारिया से बेहतर कोई नहीं है। तो अब फाइनल जीतने के लिए उनको मारिया की जरूरत है, इसीलिए फिज दौड़ा दौड़ा मारिया को रोकने के लिए जाता है। मारिया तो स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन फिज हाँफते हुए वहां पे पहुंच जाता है और सब कुछ बताता है कि तुम्हारी जरूरत है सभी को। जिंदगी ने एक और मौका दिया है तुम्हें साबित करने के लिए कि तुम कमजोर नहीं हो। थॉमस को दिखा दो तुम क्या हो। तो मारिया फैसला करती है कि मैं जरूर फाइनल खेलूंगी और साबित करके दिखाऊंगी कि मैं थॉमस से बढ़कर हूं। इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, भागते हुए जाती है ताकि टाइम पर पहुंच सके, क्योंकि फाइनल शुरू हो चुका था। इसमें फ्लैग तो ऊपर लहराना ही था, लेकिन टेरेस तक जाने के लिए रास्ते में कई सारे पजल्स रखे हुए थे, उनको सॉल्व करके ही ऊपर जाया जा सकता था। अब थॉमस के पास ऑलरेडी सारे आंसर्स थे, उसने चुरा लिए थे ना वो आंसर शीट्स, तो वो बिना किसी परेशानी के सीधे आगे बढ़ रहा होता है। विंटरस्टोन के स्टूडेंट्स भी हैरान कि इतनी जल्दी ये थॉमस कैसे आगे जा पा रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है सारे पेपर, क्योंकि स्कूल टॉपर मैक्स को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट तो लग ही रहा था। तभी वहां पे मारिया भी आ जाती है। वो सभी को बताती है कि थॉमस के पास सारे आंसर्स मौजूद हैं, इसीलिए हमें स्पीड से काम करना होगा वरना हम हार जाएंगे। मारिया को देखकर सभी बड़े खुश होते हैं कि मारिया वापस आ चुकी है। तो अब इनका प्लान बड़ा सिंपल है। मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करता है और मारिया पार्कोर करते करते टेरेस की ओर भाग जाती है, जहां गुटेनबर्ग से थॉमस आगे चल रहा होता है तो विंटरस्टोन से मारिया आगे होती है। थॉमस सीढ़ियों के जरिए भाग रहा होता है, लेकिन मारिया के लिए शॉर्टकट्स ढूंढना बाएं हाथ का खेल था। चाहे वो कितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो, वो हर खतरों को पार करते करते थॉमस से आगे निकल जाती है। तब थॉमस उसे आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे मारिया को कुछ नहीं होता। पर हड़बड़ी में थॉमस का पैर जरूर फिसल जाता है, जिससे वो सीधे नीचे गिरने वाला होता है और अगर गिरा तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा या जान तक जा सकती है उसकी। लेकिन मारिया तुरंत वहां पर आकर उसे बचा लेती है। चाहती तो वो आराम से फाइनल जीत सकती थी मौके का फायदा उठाकर, लेकिन उसने थॉमस को बचाना जरूरी समझा। ये देखकर थॉमस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था मारिया को लेकर। कभी उसने मारिया के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो मारिया से कहता है, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ आज तक की मेरी सारी हरकतों के लिए। मारिया को और क्या चाहिए था, वो आज भी थॉमस को अपना दोस्त ही मानती है, इसलिए उसको माफ कर देती है और फिर टेरेस पर आकर विंटरस्टोन का फ्लैग लहरा देती है, जो देखकर सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। सभी बड़े खुश हो चुके थे। जितने भी लोग ये कंपटीशन देखने के लिए आए थे, उनमें से कई सारे बच्चे तुरंत ही एडमिशन फॉर्म ले लेते हैं ताकि यहाँ एडमिशन करवाकर इन बच्चों की तरह उनके अंदर भी टैलेंट आ जाए। एडम ने 100 नए एडमिशन की मांग की थी, टोटल 106 हो जाते हैं, तो अब इनका स्कूल भी बच गया दोस्तों। एडम कहता है, बच्चों की खातिर, उनके इतने अच्छे परफॉर्मेंस की खातिर मैं इस विंटरस्टोन को बेचने के ख्याल को अपने दिमाग से निकालता हूँ। सभी बच्चों के लिए बड़ा खुशी का मौका होता है, इसलिए धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।